बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर का 5वां चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला लेक्चर उसका स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है लिक्विड्स। आपने मैटर की 3 फिजिकल स्टेट का कंपैरिजन, पिछला जो चैप्टर है गैसेस वाला, उसके स्टार्ट में आपने पढ़ लिया था। वहाँ पर मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टीज़ का आपस में कंपैरिजन भी बता दिया था, डेफिनेशन भी बता दी थी। थोड़ी सी बातें मैं रिवाइज भी कर देता हूँ। लिक्विड की डेफिनेशन हमने ये की थी, लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ये इसकी डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे भी हमने बातें की थी। हमने ये पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं लिक्विड्स में, वो गैसेस की निस्बत जो है वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत जो है वो कमज़ोर होती हैं। और हमने इसकी एफ्यूजन और डिफ्यूजन पर भी पढ़ा था कि वो गैसेस से कम होती है लेकिन सॉलिड से वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा मोशन ऑफ पार्टिकल भी हमने देखा था कि गैसेस में 3 तरह की मोशन होती है, तो लिक्विड में भी तीनों तरह की मोशन पाई जाती है। मसलन ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, ये लिक्विड में भी तीनों पाई जाती हैं। तो ये ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पहले भी हो चुकी है। मैं आपके सर टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। आपके इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिस तरह आपने गैसेस में पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इस तरह लिक्विड की भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एग्जिस्ट करती है। इसके मुताबिक लिक्विड्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आमतौर पर या तो डायटॉमिक होते हैं या पॉलीटॉमिक होते हैं, क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेज हैं इनका मॉलिक्यूल हो सकता है मोनोटॉमिक, लेकिन नोबल गैसेज जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं पाई जाती। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या तो डायटॉमिक होते हैं या पॉलीएटॉमिक होते हैं। और दूसरा इसका पहला पोस्टुलेट ये है कि लिक्विड्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट मोशन में होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते, बस ये डिफरेंस है। गैसेस में भी मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, वो आपस में भी टकराते हैं, वो दीवारों से भी टकराते हैं, लेकिन वो छोड़ के चले भी जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते, बल्कि क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है इसकी वजह से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। तीसरा जो पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का वो ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूलों में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये गैसेस से ज़्यादा होती हैं और सॉलिड से कम होती हैं। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पर एक जगह पर फिक्स हो जाए, जैसे सॉलिड में होता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल आपको पता मूव कर रहे होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होती हैं लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि मॉलिक्यूलों को एक जगह पर फिक्स कर सके। और लास्ट पोस्टुलेट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का है वो ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज़्यादा होगी। तो ये आपका पहला टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। आपका जो असल टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस पर जो पहला मेन टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इसके लफ्ज़ से आपको पता चल रहा है कि ये वो फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान होती हैं, यानी दो स्टेबल मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करें किसी ना किसी रीजन से तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनका एक और भी नाम है, इनको वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। इनको वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि इन पर जिस साइंटिस्ट ने काम किया था उसका नाम था वैन डर वाल, मेनली उसका काम है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी किताब में, मैं बारी बारी हर टाइप की तरफ जा रहा हूँ और हम उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। जो पहले एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसके को समझने के लिए एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं HCl की। आप जानते हैं H और Cl का जो बॉन्ड है ये पोलर है,
क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत बहुत ज़्यादा है। उसका ये नतीजा निकलता है कि क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेती है और उस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल परमानेंट पोलर है, यानी इसको हम डाइपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो पोल आपको नजर आ रहे हैं, ये नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। अगर इसके करीब HCl का एक और मॉलिक्यूल आ जाए तो इसका नेगेटिव पोल उस HCl के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ये देखें, इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और ये दरमियान में जो है ना, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स में याद रखिएगा दोनों एटम परमानेंट पोलर होते हैं और हर जो पोलर मॉलिक्यूल है उसे हम डाइपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल है और दूसरा नेगेटिव पोल है। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर इधर इसके एक मॉलिक्यूल लगा हो तो इधर ये सिचुएशन होगी, इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनका मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पे भी कुछ इफेक्ट होता है। वैसे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली उन मॉलिक्यूल से ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर ये फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन है। अगर आपने किसी कंपाउंड को मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, और जब इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम तोड़ते हैं तो फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली याद रखिएगा ज़्यादा होते हैं। और ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है इसका मैंने आपको क्लियरली हिंट दे दिया है कि इसमें जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो परमानेंट पोलर होते हैं। ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो बाकी टाइप्स हैं उनमें भी हमने इसी तरह के फर्क करने हैं। तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल जो थे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे वो परमानेंट पोलर थे। इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये पहली जो टाइप है दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। आप आए दूसरी टाइप की तरफ जिसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, वक्ती तौर पर, यानी मॉलिक्यूल पोलर नहीं था उसे वक्ती तौर पर पोलर बनाया गया है। इस एग्जांपल में इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस में एक मॉलिक्यूल पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को पैदा करता है। सॉरी, ये है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ये नाम गलत लिखा गया है, ये है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इसमें एक मॉलिक्यूल पोलर है और एक नॉन पोलर है। मसलन ये मॉलिक्यूल पोलर है और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पोलर मॉलिक्यूल की निशानी होती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बने होते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इस एग्जांपल में ये मॉलिक्यूल परमानेंट पोलर है और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को पैदा कर देता है क्योंकि इसका नेगेटिव पोल जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये भी मॉलिक्यूल वक्ती तौर पर पोलर हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा। दोनों की शक्ल इस तरह की हो जाएगी। अब इस एग्जांपल में आपने देखा है कि एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को इंड्यूस करता है या पैदा करता है। इस वजह से इन्हें कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, यानी एक डाइपोल है और दूसरा इंड्यूस डाइपोल है। तो ये एग्जांपल, ये टाइप में आप देखो जरा, इसमें और पहली जो टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स, उसमें फर्क ध्यान में रखिएगा कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में दोनों मॉलिक्यूल पोलर थे। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस में एक मॉलिक्यूल पोलर है, एक नॉन पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को पैदा किया है। ये है जी दूसरी टाइप, इसकी तीसरी है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस।
इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। आपके सामने मैंने जो पहली एग्जांपल रखी थी डाइपोल फोर्स, उसमें आपने देखा था दोनों मॉलिक्यूल परमानेंट पोलर थे। ये दूसरी टाइप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में आपने देखा एक मॉलिक्यूल पोलर है, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को इंड्यूस किया है, पैदा किया है। ये जो तीसरी टाइप है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, यानी इस शक्ल में होते हैं दोनों मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके करीब आएगा वो भी नॉन पोलर है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, बाज़ का उनका झुकाव जो है वक्ती तौर पर एक लम्हे के लिए एक साइड पे ज्यादा हो जाता है। जैसे ही उनका झुकाव एक साइड पे ज्यादा होता है तो वो अपना जो नियरेस्ट एटम होता है उसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनकी मूवमेंट की वजह से वक्ती तौर पर एक छोटे से लम्हे के लिए साथ वाले मॉलिक्यूल में ये पोलैरिटी पैदा कर देते हैं, वो उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा कर देता है। इसी तरह ये चेन चलती रहती है और सारा जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो एक लम्हे के लिए जो है वो पोलर हो जाता है। ये इसलिए इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, यानी लम्हाती फोर्सेस। और ये सबसे कमजोर है। ये जो तीनों टाइप्स आपने पढ़ी हैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस हैं और सबसे वीक जो है वो इंस्टेंटेनियस फोर्सेस हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक लम्हे के लिए पैदा होती हैं और बहुत कमजोर होती हैं। मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर जाते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है ज़ाहिर उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो आमतौर पर उनके अंदर कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती, लेकिन इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स की वजह से उनके अंदर बाद का पोलैरिटी पैदा हो जाती है और बाद मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है, यानी वो गैस से लिक्विड में आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी पैदा हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि ये सबसे कमज़ोर फोर्सेज हैं। अब तीनों फोर्सेज जो है इनका कंपेरिजन जरा दोबारा देखें आपस में। डाइपोल फोर्सेज में दोनों मॉलिक्यूल पोलर हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में एक मॉलिक्यूल पोलर है, एक नॉन पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को इंड्यूस किया है। और ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस हैं इसमें दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है न्यूक्लियस के गिर्द उसकी वजह से बाज़ का इलेक्ट्रॉन का झुकाव वक्ती तौर पर एक तरफ हो जाता है। जैसे ही वो एक तरफ उसका झुकाव ज्यादा होता है वो साथ वाले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसमें पोलैरिटी को पैदा करता है। वो उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा कर देता है, वो उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा करता है और ये चेन चलती रहती है और वक्ती तौर पर पूरी स्ट्रक्चर जो होती है वो पोलर हो जाती है, हालांकि मॉलिक्यूल दोनों नॉन पोलर है। इस एग्जाम्पल में आप H2 और O2 इस टाइप की एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्योंकि H2 भी नॉन पोलर है, O2 भी नॉन पोलर है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से बाज़ का इनके अंदर एक लम्हे के लिए पोलैरिटी पैदा हो जाती है। इन्हें कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का निसार तीन फैक्टर पर है। उन तीनों फैक्टर्स को हम देखते हैं। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। ये दोनों मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एटम का साइज ज्यादा हो, मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, एक एटम छोटा ले लें आप, ये छोटा एटम है, एक बड़ा एटम ले लें आप, ये बड़ा एटम। आप दोनों तस्वीर को गौर से देखें। ये जो बड़े साइज का एटम है इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, उसे डिस्टर्ब करना मुश्किल है। तो जितना एटम का साइज ज्यादा होता जाएगा उतना उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान होगा, मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। पोलराइजेबिलिटी जो दूसरा फैक्टर है ये होता है द एक्सटेंट ऑफ क्रिएटिंग पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में आप कितना आसानी से पोलैरिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं।
और दोनों चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड थे इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया इन दोनों को। ये दोनों फैक्टर तकरीबन सेम है। तो जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान होगा, उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी। इसकी एग्जांपल भी आपको दी जा सकती है। मसलन मैं आपको हैलोजन की एग्जांपल देता हूं। ये ग्रुप 7A है। ग्रुप 7A में जो एलिमेंट्स आते हैं वो मैं लिख रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन चूंकि रेडियो एक्टिव है उसको आप छोड़ें, इनका कंपैरिजन मैं कर देता हूँ। इनमें सबसे छोटा साइज जो है वो फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन में चूंकि पोलराइजेबिलिटी कम है, उसका साइज छोटा है, तो उसके मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि F2 जो है ये सबसे ज्यादा नॉन पोलराइज सभी में से। और उसका नतीजा क्या है कि ये दोनों गैसेस जो हैं ये गैसेस हैं। अब ब्रोमीन पर आप आए, ब्रोमीन का साइज चूंकि इनसे बड़ा है तो इस वजह से उसके अंदर पोलैरिटी पैदा करना आसान है। तो साइज ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर पोलैरिटी इजीली पैदा हो जाती है, और जब पोलैरिटी पैदा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी, तो फिजिकल स्टेट चेंज होगी। ये पहली दोनों हैलोजन गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और आयोडीन पर जाकर लंदन फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूल साइज में सबसे बड़ा है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ये देख लें जी, एक ही ग्रुप के अंदर हैलोजन्स 4 मौजूद हैं, चारों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। उसकी रीजन ये है कि इनके अंदर जो एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी है वो डिफरेंट है। F2 और Cl2 दोनों के जो चूंकि एटॉमिक साइज कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर लंदन फोर्सेस इतनी आसानी से पैदा नहीं होती या बहुत कमजोर होती हैं। यही वजह है कि ये दोनों जो हैलोजन्स हैं ये गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रोमीन का चूंकि एटॉमिक साइज ज्यादा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती हैं, और इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड होती है। और आयोडीन का साइज तो इन सबसे बहुत ज्यादा है। उसका ये नतीजा निकलता है कि आयोडीन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं, और उसकी वजह से इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड हो जाती है। तो ये दो फैक्टर है जिस पर इनसार है इसका लंदन फोर्सेस का। एक तीसरा फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उतने ज्यादा होंगे, यानी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के जो पॉइंट्स है उसके बढ़ते जाएंगे। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, फिर आपको बात क्लियर होगी। हम एग्जांपल लेते हैं इथेन की और हेक्सेन की। CH3 ये इथेन है, और हेक्सेन में 6 कार्बनें होती हैं, CH2 और CH3। ये जो मॉलिक्यूल है इसकी लेंथ आप देख लें, इसकी निस्बत ज्यादा है, इसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज्यादा है, यानी ज्यादा पॉइंट्स हैं जहां पर ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूलों को अट्रैक्ट कर सकता है। आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चूंकि सेंटर होता है तो इसमें 6 सेंटर है जहां पर अट्रैक्शन हो सकती है, जबकि इथेन के मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 सेंटर है जहां पर अट्रैक्शन हो सकती है। यानी इसके मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं। और ये जो हेक्सेन का मॉलिक्यूल है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जो इथेन का मॉलिक्यूल है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये देख लें आप, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनकी फिजिकल स्टेट पर भी इफेक्ट हुआ है। तो आज का जो आपका लेक्चर है इसमें हमने मेनली पढ़ी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड, और मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 3 टाइप्स आपको जो है वो कम्प्लीटली पढ़ा दी हैं, जिसमें डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम शुरू करेंगे, और इसके साथ आयन डाइपोल फोर्सेस का भी नाम लिखा हुआ है सिर्फ, तो याद रखें आयन डाइपोल फोर्सेस में एक डाइपोल होता है यानी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और उसके करीब एक आयन आता है। आयन पर भी ज़ाहिर चार्ज होता है, तो ये इनके ओपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्शन डेवलप होती है, इसे हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो चौथी मेन टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।